किसानों का शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है, जो भारत के प्रजातांत्रिक इतिहास में सबसे बड़ा आंदोलन है। मोदी जी और उनकी पूरी सरकार इस आंदोलन से हिल गई है और इतनी बौखला गई है कि बौखलाकर वे न केवल अनाप शनाप बोल रहे हैं, अपितु अपना वास्तविक चेहरा भी दिखा रहे हैं। आंदोलनकारियों को आंदोलनजीवी कहकर वो एक तरह से आज़ादी आंदोलन का अपमान कर रहे हैं, महात्मा गांधी का अपमान कर रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू का अपमान कर रहे हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अपमान कर रहे हैं, किसान का अपमान कर रहे हैं, मजदूर का अपमान कर रहे हैं, हर उस गरीब व्यक्ति का अपमान कर रहे हैं जो अपने हकों के लिए लड़ता है। और इसका मूल कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसका पुराना नाम जनसंघ था, जो संघ की विचारधारा पर चलती है, उसका आज़ादी आंदोलन में कोई हिस्सेदारी नहीं थी। आज़ादी आंदोलन में वो अंग्रेजों के दलाल थे, मुखबिर थे, आज़ादी आंदोलन के विरोधी थे, इसलिए वो आंदोलन की महत्ता नहीं समझते। मैं उसी बात पर आ रहा था, जब ये लोग विपक्ष में थे, हर बात पर आंदोलन करते थे, लगातार आंदोलन करते थे, चाहे वो इंदिरा जी के ज़माने में था, चाहे वो नरसिंह राव के ज़माने में था, चाहे राजीव गांधी के ज़माने में था, और चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह के ज़माने में था। अब 2011-12 के अंदर जो निर्भया आंदोलन हुआ, एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था, उसमें सारा देश शामिल था। क्या वो आंदोलनजीवी थे? ऐसा कहकर वो महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, बच्चियों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अन्ना हजारे ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सह पर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पेरोल पर लोकपाल आंदोलन किया। उसमें सारी फंडिंग बीजेपी करती थी। रामलीला मैदान का सारा खर्चा संघ परिवार उठाता था। वो क्या आंदोलनजीवी थे? हाँ, वो आंदोलनजीवी थे, क्योंकि अन्ना हजारे ने जितने भी आंदोलन किए वो भाजपा से पैसे लेकर किए। इसलिए जैसा भाजपा का चरित्र है, जैसा मोदी जी का खुद का चरित्र है कि पैसा लेकर दूसरों पर आरोप लगवाते हैं, सत्ता दुरुपयोग से डरा धमका कर मीडिया से मनमानी बात कहवाते हैं और मनमाने प्रायोजित लेख लिखवाते हैं, इसलिए मोदी जी को लगता है जिस तरह वो भ्रष्ट हैं, जिस तरह संघ भ्रष्ट है, उस तरह देश का हर आदमी भ्रष्ट है। पर मैं उन्हें कहना चाहता हूं, इस देश में भ्रष्ट कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ राजनीतिक नेता हो सकते हैं, कुछ मीडिया का एक वर्ग हो सकता है, परंतु इस देश का अधिकांश बहुसंख्यक वर्ग, बहुसंख्यक आदमी, चाहे वो किसान है, मजदूर है, गरीब है, कमेरा है, कर्मचारी है, व्यापारी है, मीडिया कर्मी है, बुद्धिजीवी है, जो भी अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ता है वो ईमानदारी से लड़ता है, समाज के लिए बदलाव के लिए लड़ता है। ये दूसरी बात है, वो सफल हो या ना हो। नहीं, एक सवाल उठता है, जैसे आज 76 दिन आंदोलन हो गए, लगातार जो पंचायतें हो रही है, क्या लगता है कि डर दिमाग में बैठ गया कहीं ना कहीं सरकारों की? मोदी जी ने, अमित शाह जी ने 26 जनवरी को एक षड्यंत्र रचा था। भाजपा द्वारा प्रायोजित लोगों से हिंसा करवाई, लाल किले को अपवित्र किया, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया। उनको ये मनसा थी कि इस अपमान को अपने एक मीडिया के वर्ग से प्रचारित कर कर वो इस आंदोलन को बदनाम कर देंगे। लेकिन आंदोलन बदनाम नहीं हुआ। जो सोशल मीडिया के माध्यम से किसान और किसान हितैषियों ने, आप जैसे पत्रकारों ने, लोकल पत्रकारों ने, जो प्रादेशिक पत्रकारों ने सारी पोल खोल कर रख दी कि जो भी कुछ 26 जनवरी को हिंसा हुई है वो किसानों ने नहीं, उन लोगों ने की है जो संघ के नज़दीक हैं, मोदी जी के नज़दीक हैं, अमित शाह के नज़दीक हैं। उससे ये बौखला गए। उसके बाद इनको लगता था कि दमन के रास्ते से, निंदा के रास्ते से ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन आंदोलन तो खत्म नहीं हुआ, आंदोलन और मजबूत हो गया, और इतना मजबूत हो गया कि अब तो एक एक शहर में लाखों लाखों की संख्या में किसान पंचायतें होने शुरू हो गई। उससे ये बौखला गए और बौखला कर
इनको पता नहीं चल रहा है वो क्या करें। ये दोहरी बातें कर रहे हैं। एक तरफ तो ये मोदी जी कह रहे हैं कानून बहुत अच्छा है, किसान हित का है। अगर कानून बहुत अच्छा है तो हम पूछना चाहते हैं कि नो अमेंडमेंट देने का प्रस्ताव तो कृषि मंत्री ने सार्वजनिक रूप से कहा है, बार बार कहा है कि हम इस 3 कानूनों में नो अमेंडमेंट देना चाहते हैं, जबकि 16 अमेंडमेंट का इन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि हम ये 16 अमेंडमेंट कर देंगे। 3 कानून हैं, वस्तु अधिनियम कानून, मंडी कानून और कंट्रैक्ट कानून, 2-2 पेज के कानून हैं। 6 पेज के अंदर ये जब 16 अमेंडमेंट करने को तैयार हैं तो आप एक समझदार व्यक्ति हैं, मैं पूछना चाहता हूँ उस कानून में बचेगा क्या। पर क्योंकि इन्होंने अंबानी अडानी जो इनके आका हैं वो इस कानूनों को रद्द नहीं करने दे रहे, अब इनके लिए कोई रास्ता निकल नहीं रहा, कानून को रद्द भी नहीं करना चाहते और किसान इनके काबू में नहीं आ रहे, इसलिए बौखलाकर अनाप शनाप बोलते रहते। क्या लगता है सरकार 2 तरह से दबाव में, उधर अडानी अंबानी के में और इधर जो किसानों के दबाव में कि इधर पड़े कुआं इधर पड़े खाई। देखिए इनकी तो नीयत खराब है। अगर मोदी जी ने किसानों से बात करनी होती तो दिल्ली बॉर्डर पर ये LAC और LOC की तरह कीले नहीं बिछाते, बैरिकेड नहीं लगाते, कांटेदार बाड़ नहीं लगाते। अब ये फंस गए हैं। एक तरफ आका का दबाव है अडानी अंबानी का, दूसरी तरफ इनको अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही है। अब इनको रास्ता नहीं निकल रहा। अब चाहे कितनी ही करवटें बदल लें, गिरगिटी रंग बदल लें, कुछ भी कह लें, अंत में कानून तो इनको रद्द करने पड़ेंगे। मेरा ये कहना है कि हमारे गाँव के अंदर एक कहावत है कि भाई आपने 500 प्याज भी खाई, 100 जूते भी खाए और 100 रुपये जुर्माना भी दिया। तो यही मोदी जी पर होने वाला है, कानून इनको रद्द करने पड़ेंगे। अच्छी बात ये थी कि जब इन्होंने संसद के अंदर राष्ट्रपति अभिभाषण पर अपना जवाब दिया, इनके सामने बहुत बड़ा एक अच्छा रास्ता था कि भाई कहते हम किसानों से अपील करते हैं कि भाई कानूनों को हम रद्द करते हैं, जैसा विपक्ष भी मांग कर रहा है, और सभी मिलकर, क्योंकि विपक्ष भी कृषि सुधारों का विरोध नहीं कर रहा, किसान भी कृषि सुधारों का विरोध नहीं कर रहा। विरोध इस बात का है कि कृषि सुधारों के नाम पर किसान की जमीन पर कब्जा ना हो, किसान के फसल पर कब्जा ना हो और देश के अनाज पर कब्जा ना हो। जब देश के अनाज पर जो 137 करोड़ लोगों की पेट की आग बुझाता है, चंद पूंजीपतियों का कब्जा हो जाएगा, तो आप अच्छी तरह जानते हो देश की हालत क्या होगी। और मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं। मोदी जी कहते हैं MSP थी, MSP रहेगी, MSP खत्म नहीं होगी। भैया आपकी बात पे कौन विश्वास करे। आप ये भी कहते थे गैस की सब्सिडी थी, गैस की सब्सिडी है और गैस की सब्सिडी रहेगी। आपने 400 रुपये का जो सिलेंडर था कांग्रेस के ज़माने में, उसको 750 का कर दिया और सब्सिडी कितनी मिलती है, 6 रुपया 40 पैसा। अगर आप कहो तो मैं आपके सामने अपना ही सबूत दिखा सकता हूँ। मेरे नाम से भी एक सिलेंडर है, घर वालों ने ले रखा है, उसकी 6 रुपये 40 पैसे सब्सिडी आती है। तो सब्सिडी, जब आप गैस की सब्सिडी खत्म नहीं होगी, वो सबके सामने खत्म हो गई, तो ऐसे अगर MSP था, है, रहेगा, इसे कहने से कुछ नहीं होने वाला। अगर आप ईमानदार हैं तो MSP पर कानून क्यों नहीं बनाते। वही मोदी जी अपील करें कि भाई नेताओं की जो सांसद है, विधायक है या जो भी है, उन सब की पेंशन बंद हो, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देख, जहाँ तक मेरा सवाल है, व्यक्तिगत रूप से मैं पहले दिन से इस बात से सहमत हूँ और मैं पहले दिन से ही आवाज़ उठा रहा हूँ कि मैं जो भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चाहे सांसद हैं, चाहे विधायक हैं, चाहे वो नगर पालिका के हैं, चाहे वो पंचायतों के हैं, इन लोगों को पद पर रहते हुए जो सुविधाएं चाहिए, वेतन का है, आवास का है, आवागमन का है, वो आवश्यक है। परंतु पद से हटने के बाद इनको पेंशन देना बिल्कुल गलत है। तो मेरा तो पेंशन बंद हो तो उसमें बड़ा स्वागत है और सही बात है। किस तरीके से उसको? ये तो बौखलाए हुए और डरे हुए लोग हैं। ये लोग कोई टिप्पणियां नहीं करते, ये तो बाल की खाल उतारते हैं। कोई ये देखते हैं कि वह आलोचना का विषय हमको क्या मिले जिससे हमारे पक्ष में लोग हों। तो इनको लगता है
कि भाई पेंशन बंद करने की बात से जो सांसद हैं, विधायक, वो नाराज होंगे, इसलिए इस मुद्दे को उछाल रहे हैं। परंतु इस देश के हर नागरिक को, चाहे वो राकेश टिकैत है, चाहे वो वेद प्रकाश विद्रोही है, चाहे मोहनलाल जी हैं, सबको अपनी बात कहने का हक है कि वे पेंशन बंद होनी चाहिए। वहीं कुछ लोगों को अपनी बात ये भी कहने का हक है कि पेंशन बंद ना हो, तो ये तो सर्वसम्मति से फैसला हो जाएगा। सरकारी कर्मचारी है, उनकी पेंशन सरकार बंद कर रही है और ये संसद में बैठ के अपनी पेंशन बढ़ा लेते हैं, ये दोहरी नीति क्यों? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो एक कर्मचारी 30 साल 25 साल काम करता है, मेहनत करता है, उसकी तो आपने पेंशन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने बंद कर दी, भाजपा ने की थी। और जो लोग 5 साल या कुछ 1 साल या 1 दिन सांसद या विधायक रह जाते हैं, वो 5 साल पेंशन के पात्र हो जाते हैं। ये बात तो सही है, ये दोहरा आचरण क्यों? अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात हो रही है, कहाँ तक सफल हो पाएगा? देखिए, अविश्वास प्रस्ताव सफल हो या असफल हो, महत्वपूर्ण ये नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि किसान मुद्दे पर विपक्ष के नाते अविश्वास प्रस्ताव लाना कांग्रेस का नैतिक कर्तव्य है। और उस अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से ये पता चल जाएगा कि हमारे विधायक कितने पानी में हैं। जो कह रहे हैं, दावे कर रहे हैं कि हम किसान बिलों के विरोध में हैं, हम किसानों का समर्थन करते हैं, जब वो बाहर तो किसानों के समर्थन की बात करते हैं और विधानसभा में वो सरकार के पक्ष में खड़े होंगे, तो उनकी पोल खुल जाएगी कि जिनकी वोट के दम पर तुम विधायक बने हो, उनका साथ देने की बजाय पूंजीपतियों की दलाली कर रहे हो। इसलिए हरियाणा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाना और भी जरूरी है। और मैं एक बात और कहूँगा, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, मैंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में आज तक नहीं सुना, नहीं देखा कि प्रमुख विपक्षी दल के विधायक, प्रमुख विपक्षी दल का मान्यता प्राप्त विपक्ष का नेता 4 बार राज्यपाल से मिलने का समय मांगे और राज्यपाल उससे मिले नहीं। इससे अधिक लोकतंत्र, संविधान और लोकतांत्रिक परंपराओं की गरिमा का कोई हनन नहीं हो सकता। जेजेपी के दम पे सरकार है, किस रूप में उसको? देखिए, मेरी तो स्पष्ट मान्यता है, जेजेपी ना किसान हितैषी है, ना आम आदमी हितैषी है, ना हरियाणा हितैषी है। मैं तो शुरू से ही कहता आ रहा हूँ, जितने ये क्षेत्रीय दल हैं, एक व्यक्ति के दल हैं, ये इनका एकमात्र हित अपना निजी हित है। दुष्यंत चौटाला को ना तो 7-10 विधायकों की कोई परवाह है, उसको तो अपने बाबू बेटे की परवाह है। अब आप अच्छी तरह जानते हो कि भाई बाप को जेल से निकलवा लिया, दादा जेल में पड़ा हुआ है, दादा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस चल गया और उसी में बाप भी है इसका, श्री अजय चौटाला जी, उसके खिलाफ तो मुकदमा नहीं हुआ। इनको अपने निजी हित साधने हैं, पैसे कमाने हैं। और मुझे कहने की क्या ज़रूरत है, जजपा का विधायक श्री राम कुमार गौतम जी खुलेआम कह रहे हैं कि ये तो भैया पैसे कमा रहे हैं और हम मजबूर हैं। हम मजबूर इसलिए हैं कि दल बदल कानून है, छोड़ेंगे तो हमारी सदस्यता चली जाएगी, इसलिए वो दल बदल कानून के माध्यम से हमारा शोषण कर रहे हैं। और जजपा तो विशुद्ध रूप से पैसे कमाने की मशीन बनी। लेकिन इन सब के बावजूद भी कांग्रेस कहीं ना कहीं अभी भी सोई हुई है। इस बार तो आपके पास काफी सारी सीटें भी है, विपक्ष भी मजबूत नहीं हो पा रहा है, आप भी मुद्दे नहीं उठा पा रहे हैं, चाहे एम्स का मुद्दा हो, चाहे और अन्य मुद्दे हों, कोई भी मुद्दे आप लोग भी नहीं उठा पा रहे हैं। ना, ऐसा कुछ नहीं है। विपक्ष बड़ी मजबूती के साथ सवाल उठा रहा है। दुर्भाग्य ये है कि जो दक्षिणी हरियाणा है, ये दक्षिणी हरियाणा परंपरागत रूप से सरकार भगत एरिया है। ये निश्चित रूप से सरकार भगत एरिया होने की वजह से यहाँ आंदोलन नहीं उपज पा रहे। और मैं मान रहा हूँ, मेरी बात सुनिए ना, उसमें कुछ हमारे विधायकों की भी कमजोरी है। हमारे 2 विधायक हैं, एक रेवाड़ी से विधायक है और एक हमारा महेंद्रगढ़ से विधायक है। इन विधायकों को जबानी जमा खर्च करने की बजाय जमीन पर जितने कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको इकट्ठा कर कर आंदोलन करना चाहिए। अब मसानी पुल पर अगर वो किसान उठकर चले गए, अगर हमारा विधायक है, अगर हम लोग सक्रियता की भागीदारी करते, ठीक है कि किसान कह रहे हैं कि भाई हम राजनीतिक दलों को नहीं
स्टेज देंगे या उनका नेतृत्व स्वीकार नहीं करेंगे, पर हमारे कार्यकर्ता तो वहाँ जा सकते थे, हजारों की संख्या में या सैकड़ों की संख्या में बैठ जाते। अगर 200-300 कार्यकर्ता मसाणी पुल के पास स्थानीय होते तो क्या कथित लोकल के नाम पर जो सरकार भगत के लोग थे उनकी हिम्मत होती उनको उठवाने में? तो ये हमारी कमजोरी है। इसलिए दक्षिणी हरियाणा के हमारे नेताओं को जिस तरह शेष हरियाणा के कांग्रेस के नेता पूरे किसान आंदोलन को मजबूती प्रदान कर रहे हैं और बड़ी मजबूती प्रदान कर रहे हैं, वो मजबूती हमारे क्षेत्र में नहीं है, हमारी कमजोरी है। जहाँ तक एम्स का मुद्दा है, एम्स के मुद्दे में कांग्रेस जब भी बात होती है आंदोलन में हिस्सा लेती है, जोर शोर से उठाती है, और मैं व्यक्तिगत रूप से हर सप्ताह एम्स का मुद्दा उठाता हूँ। ये दूसरी बात है कि मीडिया मैनेज करके सरकार बातों को उठाने नहीं देती और एम्स के नाम पर फुटबॉल बनाया हुआ है। दूसरा, हमारे एरिया के जो लोग हैं वो भी कमज़ोर लोग हैं, वो आर पार की लड़ाई नहीं लड़ते। अब इन्होंने एक अच्छा प्रोग्राम बनाया था कि भाई विधायकों का घेराव करेंगे, उनकी कोठियों पर जाएंगे, या कितने ही लोग जाते, 100 जाते, 50 जाते। अगर सभी विधायकों का घर का घेराव होता, तीनों सांसदों का घेराव होता तो एक मैसेज जाता। पर आदरणीय राव इंद्रजीत जी ने आश्वासन दे दिया और उस आश्वासन पर ये बैठ गए। तो ये जो सोच है हमारे लोगों की, मैं कहता हूँ राव इंद्रजीत की नीयत बहुत अच्छी होगी, वो चाहते होंगे एम्स बनवाना, पर क्या धरातल की वास्तविकता है कि राव इंद्रजीत सिंह जी की कोई भाजपा में राजनीतिक हैसियत है? मेरी जो स्पष्ट राय है कि भाजपा उनको प्रयोग जरूर कर रही है, राव साहब कुर्सी से चिपके हुए हैं, परंतु उनकी कोई पूछ नहीं है। अगर उनकी कोई पूछ होती तो 5 साल से एम्स का मुद्दा नहीं अटकता। और मैं आज भी दावे के साथ कहता हूँ, बड़ा अच्छा समय था। अगर राव इंद्रजीत सिंह एक धमकी दे देते कि भाई क्या तो मनेठी एम्स के लिए माजरा की जमीन 50 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से अधिग्रहित करो, वरना मैं और मेरे 4 विधायक इस्तीफा दे देंगे। 4 विधायकों को इस्तीफा देने का मतलब था हरियाणा सरकार डामाडोल हो जाना। एक इतने कहने मात्र से ही खट्टर साहब सारी जिद छोड़कर, सारी ओछी राजनीति छोड़कर, सारी तिकड़ में छोड़कर 50 लाख रुपए में माजरा की जमीन अधिग्रहित कर लेते। माजरा के किसान जमीन देने को तैयार, फिर सरकार को लेने में क्या आपत्ति है? ये तो सीधी सी बात है कि खट्टर साहब राजनीति एम्स के नाम पर कर रहे हैं और हम पर ठगी कर रहे हैं।